वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पॉलिटी के मूल अधिकार की क्लास है। इससे पहले देखो, मैं नागरिकता वाली कल डाल दूंगा। आज मैं मूल अधिकार की रिकॉर्ड कर ली। क्यों? नागरिकता वाली थोड़ी वो एक दो मिस्टेक्स थी तो उनको सही करवा लेते, तो पीडीएफ भी टाइप नहीं हुई थी, इसलिए आप मूल अधिकार पढ़िए। कल मैं आपको नागरिकता डाल दूंगा, फिर आपका क्रम से चलता रहेगा। मैं एड आगे पीछे कर दूंगा, जब प्लेलिस्ट इसकी बनाऊंगा तो आगे पीछे ही कर दूंगा, ठीक है। आप मैं इसलिए कहता हूँ कि जो 2017 का पेपर हुआ था उसके बाद 2021 का पेपर हुआ। आप सोच रहे हो कि 21 वाला आसान था। आसान नहीं था, उसके क्वेश्चन से देखना, ऐसे तगड़े तगड़े क्वेश्चन थे, टीचर तक को नहीं पता था। वो सारे क्वेश्चन 100%, चाहे 2017 का पेपर देख लो चाहे 2021 का देख लो, पूरा पूरा लक्ष्मीकांत वाली बुक से मिल रहा था। और मैं स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ। 2018 की बुक उठाइएगा, चाहे 2016 का संस्करण जो एडिशन था वो उठा के देख लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से मिल जाएंगे। और पेपर पूरा 2017 और 21, यहाँ पे लिखा 2017 और 21 का एनालिसिस करने के बाद ही मैं वीडियो लाता हूँ, ठीक है। तो आप जब आपका मूल अधिकार यदि एक वीडियो में आज खत्म हो गया, वीडियो लंबा जाएगा। मूल अधिकार कोई छोटा टॉपिक तो है नहीं, 1 घंटे में हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं हो सकता है 2 पार्ट में कर दूं, ठीक है। तो आज आपका मूल अधिकार का वीडियो पूरा लक्ष्मीकांत का निचोड़ है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं, ना कोई पैदा हुआ था ज्ञान लेके। लक्ष्मीकांत ने भी उन्होंने लिखा भारतीय संविधान से कॉपी करके। तो कॉपी पेस्ट तो चीज़ें चलती रहती हैं, ऐसा बात नहीं। कॉपी पेस्ट मतलब ये नहीं है कि कोई कॉपी पेस्ट में ये थोड़ी कह देगा कि आज मैं अनुच्छेद 1 को पढ़ाऊंगा भारत और राज्यों का क्षेत्र, और तुम पढ़ा दोगे अनुच्छेद 1 में पाकिस्तान और पाकिस्तान के राज्यों का क्षेत्र। ऐसा थोड़ा होता। जो अनुच्छेद 1 में है वो तो 1 में ही रहेगा, चाहे कोई भी पढ़ाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप इग्नोर करिएगा, सीधे चलिएगा। लक्ष्मीकांत को पूरी पढ़ के अच्छे से मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। वीडियो लंबा जाएगा, आप शांति से बैठ लीजिएगा और इसको 2 बार कम से कम देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। यूपीएसआई, आप एनटीपीसी, जीएस में कहीं भी आप यूपीएसआई किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो इससे बाहर आपकी नहीं जाएगी। थोड़ा 2 मिनट बोल लिए, आप सीधे चलते हैं अपने कंटेंट पे। ये है भाग 3। भाग कौन सा है? भाग 3, जिसे कहते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार, जैसे कोई आपसे बोला मूल, मूल का मतलब क्या होता है? जड़। मूल, मूल का मतलब क्या? जड़ ही तो होता है, जड़। और जड़ ही हर चीज़ की मेन होती है। जब कोई पौधा होता है तो उसकी मेन चीज़ क्या होती है? मूल। मूल मतलब जड़, उसकी मेन चीज़ क्या होती है? जड़। उसी प्रकार भारतीय संविधान में जो मूल है, वो जो संविधान की जड़ है, जिसके बिना संविधान या किसी देश के कानूनों का समझा जाना एकदम असंभव हो, तो वो सब चीज़ मूल है। जैसे जड़ के बिना पेड़ हो या पौधा वो असंभव, उसी प्रकार इन मूल अधिकारों के बिना भारतीय संविधान अधूरा है, ठीक है। तो आज मूल अधिकार आपको पढ़ाने जा रहे हैं भाग 3 में। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जैसे ब्रिटेन में मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उसी प्रकार भारत में मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। मूल अधिकारों का तात्पर्य क्या है? मूल अधिकार क्या होते हैं? मूल अधिकारों का तात्पर्य है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से। अब जैसे राजनीतिक, आगे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, अनुच्छेद मिलेंगे, उसमें ये चीज़ दिखाई देगी, राजनीतिक लोकतंत्र। जैसे मूल अधिकार है, मूल अधिकार आपको वोट डालने का अधिकार है, मूल अधिकार में ठीक आता नहीं आता है। और उसको आपको, जैसे कि आर्टिकल 14 देखो, विधि के समझ समता, कानून के सामने सब बराबर हैं। तो क्या राजनीतिक लोकतंत्र है कि नहीं है? कानून के लिए चाहे नेता हो, चाहे एक आम आदमी हो, घसचुला जैसे घास छोड़ने वाला बोलते हैं वो हो, तो वो सब बराबर हैं। तो क्या राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति ही तो मूल मूल कर्तव्य, और कुछ है नहीं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल अधिकारों का तात्पर्य किससे, तो राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है, ठीक। इसीलिए लाइन लिखी गई थी। ये मूल अधिकार मूल इसलिए भी है, मूल का मतलब होता है कि बेसिक, मतलब उससे नीचे कुछ हो ही नहीं सकता, उससे कमी। मूल, आपसे पूछा जाए कि मूल स्थान कहाँ है? मूल स्थान का मतलब जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, जहाँ से आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है, तो उसी को बोलते हैं मूल। तो ये मूल इसलिए मूल है क्योंकि चहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक और नैतिक व आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। आपको बोलने के लिए आपको स्वतंत्रता देता है। आपको अनुच्छेद 19 में बातें कही गई हैं, बौद्धिक देता है, नैतिक देता है, आध्यात्मिक देता है। ये संविधान में निहित है, ये संविधान में निहित है। मौलिक अधिकार कैसे हैं? न्याय योग्य, बाध्य योग्य। बाध्य योग्य का मतलब ये है कि जैसे आपको कोई बोलने से रोकता है या आपसे कोई धरने से रोकता है, तो आपको क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, इसीलिए बाध्य योग्य। बाध्य योग्य का मतलब इन पे आप केस कर सकते हो, केस का मतलब ही बाध्य होता है, ठीक। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व तो न्यायपालिका के पास है। और न्यायपालिका में कौन कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यदि आपके कोई संविधान, जो आपके संविधान ने मूल अधिकार आपको दिए हैं, उन अधिकारों से आपका कोई खिलवाड़ करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं।
मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें मूल अधिकारों के बारे में कही गई थी बात, उसी रिपोर्ट ने समर्थन किया था कि हाँ भारतीय संविधान में भी मूल अधिकार होने चाहिए, भी क्वेश्चन पूछा गया था। मौलिक अधिकार केवल आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। इसमें अनुच्छेद 358-59 में आपात की उद्घोषणा की स्थिति में, जब आर्टिकल 358-59 के तहत उद्घोषणा होती है आपातकालीन की, तो आपके मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक। कांग्रेस के अधिवेशन 1931, वैसे अधिवेशन कांग्रेस के चलते रहते थे। 1884 1885 में उसकी स्थापना हुई थी। किसकी? एओ ह्यूम ने, ऑप्टिमाइज कुछ ऐसे करके नाम था। कांग्रेस के अधिवेशन 1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार को स्वीकार किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों को स्वीकार किया गया था? कराची अधिवेशन में एक्सेप्ट किया गया था। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपका सीजीएल में पूछा जा चुका है, सीएचएसएल में पूछा जा चुका है। लगभग 7 एग्जाम थे जिनमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप इसको रट्टा ऐसा मारिएगा कि एकदम इसका फट्टा फट्टा हो जाए। विश्व में मूल अधिकारों का उद्भव कब हुआ था? ब्रिटेन के उसके 1215 के मैग्ना कार्टा से माना जाता है। विश्व में मूल अधिकारों का उद्भव कहाँ से? 1215, लगभग में आज से 800 साल पहले। सोचो कितना आगे ब्रिटेन होगा। तभी उसने 2/3 विश्व पर उसने, ये बर्फ बेचने वाला आ गया इसलिए आपको हॉर्न सुनाई दिया होगा। उन्हें यार भोंपा बेचता है, बर्फ, अभी भी बर्फ आती है, सर्दियाँ शुरू हो गई। ये असीमित नहीं है, ये असीमित नहीं है, सीमित है। असीमित नहीं का मतलब ये सीमित है, लेकिन बाध्य योग्य है। राज्य इन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य का मतलब क्या था? राज्य का मतलब होता है आपका सरकार, केंद्र सरकार, मेन मुख्य सरकार। ठीक है, यह न्यायोचित है। उल्लंघन पर व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। बाध्य योग्य का मतलब क्या था? वही न्यायोचित होते हैं। इस चीज़ को देखिएगा, यह स्थायी नहीं है। संसद इसमें कटौती कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। आपसे पूछा जाएगा मूल अधिकार स्थायी है या अस्थायी है? मूल अधिकार अस्थायी है, इसमें संसद कटौती कर सकती है बिल्कुल, लेकिन साधारण बहुमत से नहीं। इसमें किससे? साधारण बहुमत से नहीं तो किससे करेगी? आपसे विशेष बहुमत से करेगी। ठीक, ये लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड याद रखना। मतलब कि आपके मौलिक अधिकार में कटौती की जा सकती है, आपको बोलने से रोका जा सकता है, आपको सभा लगाने से रोका जा सकता है। ठीक। राज्य, भारत की संसद, राज्य सरकार, सभी स्थानीय निकाय। राज्य क्या है? आर्टिकल 12 में दिया गया है। राज्य क्या है? राज्य का मतलब है, यहाँ पे राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश ये सब नहीं है। राज्य का मतलब है जो खुद में सुप्रीम है, खुद में मुख्य है। भारत की संसद मुख्य है, राज्य सरकार मुख्य है, सभी स्थानीय निकाय जिस चीज़ में अपना निर्णय ले सकते, उससे केंद्र सरकार भी नहीं बदल सकती। जैसे दरोगा रिपोर्ट लगा दे तो उसे कोर्ट नहीं बदल सकता है। ठीक है, तो समझिएगा कितना पावर होता है। हर कोई जिसको जो पावर दिया गया वो उस पावर में सुप्रीम है। सुप्रीम का मतलब मेन है, उससे ऊपर कोई नहीं। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। ठीक, जो राज्य नहीं है, एनसीईआरटी राज्य नहीं है, न्यायपालिका राज्य नहीं है, बीसीसीआई राज्य नहीं है। अच्छा, न्यायपालिका राज्य क्यों नहीं है? न्यायपालिका तो सबसे बड़ी चीज़ है। इसलिए नहीं है कि जो कानून बनाती है, कानून कौन बनाता है? कानून बनाती कौन? आपकी भारतीय संसद। आपने कभी सुना है कि न्यायपालिका ने कोई कानून बनाया? कानून, न्यायपालिका के पास कोई केस जाता है तो उसकी सुनवाई करती है न्यायपालिका, फिर उसका जवाब देती है, और किसके अनुसार? उसके अनुसार देती है जो भारतीय संसद ने कानून बनाया है। समझ रहे? इसीलिए न्यायपालिका सुप्रीम नहीं है। आप, न्याय संसद है, कानून बनाती है, इसकी समीक्षा कर सकती है न्यायपालिका, लेकिन कानून बदल नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि संसद सुप्रीम है, वो जो उसने कह दिया वो सर्वोच्च है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। अब ऐसी कोई विधि, पहले कोई ऐसा नियम बना आ रहा है जो भारतीय संविधान जो भारतीय संविधान में नियम कानून है उनको, उनकी वैल्यू कम कर देता है। जैसे आज कोई, पहले से सती प्रथा चली आ रही है, और बल्कि भारतीय संविधान सती प्रथा को रोक लगाए है, और अभी भी सती प्रथा के कानून के अनुसार, पहले कानून नियम के अनुसार चल रही है, तो क्या है, वो संविधान के अनुसार इसे जीरो माना जाएगा। मतलब कि सती प्रथा अब आपकी पहले चलती होगी, आप पहले के राजा होगे लेकिन अब राजा नहीं हो। कोई अभी भी कोई ऐसा राजा आ गया कि नहीं मैं तो राजा हूँ, तो भारतीय संविधान किसी को राजा फाजा नहीं मानती, आपका बजा देगी बाजा। ठीक है, तो वही बात इसमें कहेगी, मूल अधिकारों से असंगत। मूल अधिकारों के असंगत मतलब जो मूल अधिकारों के अनुसार काम नहीं कर रहा है या मूल अधिकारों को तोड़ रहा है, तो वो सब विधियां जो पहले की बनी हुई हैं या बाद में बनाई गई हैं वो सब शून्य हो जाएंगी। ठीक, यही बात 13 आर्टिकल कहता। शून्य का मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आप राजा होंगे, राजा अपने खुद को कहते रहो, हमारे समझो बेकार हमारे लिए। मतलब ये आज़ादी तब तक जब तक कि दूसरे को तकलीफ ना हो। आप राजा बने रहिए, खुद को कहते रहिएगा, लेकिन राजा का मतलब ये नहीं कि आप अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सब कुछ तुम ही बन जाइएगा। इन अदर वर्ड्स, ये न्यायिक समीक्षा योग्य हैं। कौन? आपके जो मूल अधिकार है, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट 226 को प्राप्त है, जो विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन करने पर गैर संवैधानिक अवैध घोषित कर सकती है। ऐसी कोई विधि
जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, कोई ऐसा नियम बना दिया गया, कोई कानून बना दिया गया जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर देगी और सरकार देखती की देखती रह जाएगी। मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रही हो। पहले पुराने गाना कितने अच्छे लगते थे। समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 में आपको समानता का अधिकार दिया गया है। विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ एवं विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, विधि के समक्ष समता मतलब विधि मतलब कानून, समक्ष मतलब सामने, समता मतलब समानता। आप चाहे आप प्रधानमंत्री हो और चाहे आप एक आम आदमी हो, ठीक है, आप कानून के सामने दोनों बराबर हो। यदि रेप की सजा मृत्युदंड है तो मृत्युदंड प्रधानमंत्री को मिलेगा और फांसी की सजा आम आदमी को मिलेगी। मृत्युदंड की फांसी की सजा होती है, इसमें कोई देवराय नहीं की जाएगी। विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक, विधि के समक्ष समता, ब्रिटिश मूल का कोई व्यक्ति, ब्रिटिश मूल का कोई व्यक्ति अमीर या गरीब विधि के ऊपर नहीं है। विधि के समक्ष समता, भाई प्रधानमंत्री, मैंने अच्छा एग्जांपल दिया था। और इसके विधि के समक्ष समता, ये शब्द किसने थे, ए बी डाइसी ने दिया था। एक क्वेश्चन शायद अभी पिछले ARW पे मॉक हुआ था, उस पर क्वेश्चन पूछा भी गया था और मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को करा रखा है। विधियों का समान संरक्षण मतलब USA से लिया गया है और ये कहाँ से लिया गया, ये ब्रिटेन से लिया गया है। कोई देश समानता लाने के लिए समानता ला सकता है। विधियों का समान संरक्षण मतलब मैं अब आपको बताता हूँ। जैसे कोई आपकी जाति है, OBC जाति है और ये पिछड़ी जाति है, तो इसके लिए सरकार आरक्षण कर सकती है, आरक्षण दे सकती है। क्यों? अब आरक्षण देने का मतलब इसको वरीयता दे दी। वरीयता देने का मतलब कि समानता लाने के लिए असमानता कर दी। असमानता कैसे कर दी? आपने OBC को अधिकार दे दिया लेकिन UR वालों को नहीं दिया, तो ये असमानता होगी कि नहीं होगी? इसीलिए कहा गया समानता लाने के लिए असमानता सरकार ला सकती है। हमें लगता है आप समझ गए होगी, इतनी बड़ी कोई थ्योरी इसमें है नहीं। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है किसी राज्य के नागरिक के प्रति धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ऐसा नहीं कहेगा तुम तो बिहारी हो, तुम तो पंजाबी हो, तुम तो फलाना हो, तुम ढिमकाना हो, तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम्हारी जात, तुम यादव हो, तुम पंडित हो, तुम ठाकुर हो, या तुम सो कास्ट SC हो। ST की जाति मतलब नाम संविधान में अधिकार नहीं देता है, इसलिए उस शब्द को नहीं ले सकते। तुम उस धर्म के हो, तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, तो इसके आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। राज्य मतलब जो आपकी सरकारें हैं वो आपको विभेद नहीं करेंगी। ठीक, अब आप चलिएगा आगे। आर्टिकल 15, तो ये याद रखने हैं, सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या कह रहा है? राज्य के साथ प्राइवेट संस्था भी भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य के साथ प्राइवेट संस्था मतलब कि आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो तो वो भी आपसे मतभेद नहीं कर सकती, चाहे दुकान हो, होटल हो, तालाब हो, चाहे कुआं हो। आर्टिकल 15 का थर्ड क्या कहता है? सब क्लास, राज्य महिलाओं व तथ्यों के हित में विशेष प्रावधान कर सकता है। इसे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मतलब वो आपने धर्म, जाति, लिंग, लिंग मतलब महिलाओं का लिंग स्त्रीलिंग है, वो पुल्लिंग है, उसके आधार पे विभेद नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 15 कहता है। लेकिन आर्टिकल 15 का थर्ड कहता है कि महिलाओं के हित के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है और इसे आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। बिल्कुल, तो आर्टिकल कौन सा? 15 का थर्ड कहता है। आर्टिकल 15 का 4 क्या कहता है? फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा 1951 द्वारा जोड़ा गया था। राज्य सामाजिक व शैक्षिक स्तर से जाति मतलब शैक्षिक जाति से पिछड़े वर्ग के हितों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस शब्द को मैं सही करवा दूंगा। ठीक है, शैक्षिक मान के चलिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के हितों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। 15 का 4 कहता है। 15 का 5 क्या कहता है? संशोधन द्वारा सरकार ने सरकारी व निजी स्कूलों को SC ST OBC के लिए आरक्षण दिया। कौन सा? 15(5) द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थान को छोड़कर जो अल्पसंख्यक वाले होते हैं। केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक कितने माने? 6 अल्पसंख्यक माने। UPSI में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन कौन से? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, 6 हैं टोटल अल्पसंख्यक। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक आप जानते हो कि क्वेश्चन आया था। 15 का 6 क्या कहता है? 103वें संशोधन द्वारा EWS को आरक्षण पर 103 अमेंडमेंट 103rd अमेंडमेंट द्वारा EWS को 10% आरक्षण दिया गया था। ठीक, यह आपका 15 का 6 कहता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? कि लोक नियोजन के लिए अवसर की समानता। अवसर की समानता मतलब कि सबको समान अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम पुरुष हो, मेल, तुमको ज़्यादा अवसर देते, स्त्री हो तुम उसको कम अवसर दिए जाएंगे। नहीं, सबको समान अवसर दिया जाएगा। मंडल आयोग, अब आप सोच रहे हो कि आरक्षण लागू होता, वो क्यों लागू होता? वो मैंने आपको पहले बता दिया, राज्य समानता लाने के लिए समानता ला सकता है। ठीक,
अब आर्टिकल आ गया आपका, मंडल कमीशन कब आया था? 1979 में, ये आरक्षण वगैरह के लिए था। अनुच्छेद 17 क्या कहता? अस्पष्टता का उन्मूलन। संविधान में कहीं भी जो अस्पष्टता शब्द है कहीं भी परिभाषित नहीं है। अब आप देखते होंगे जो SC ST थे, SC मानो, इनके पीछे कमर पे क्या बांध दिया जाता था? झाड़ू बांध दिया जाता था। जिधर से जाते थे उधर से एक कमर पे मतलब कि झाड़ू लगाते हुए पीछे से जाते थे। आज भी, चलो उस टाइम की छोड़ो, आज भी आपने देखा होगा कि आपके गांव घर में कोई 80 व्यक्ति आता है तो आप उसको चारपाई पे नहीं बैठ सकता है, चारपाई पे नहीं बैठ सकता, कुर्सी पे नहीं, ज़मीन पे बैठेगा, ज़मीन पे बैठेगा। आज भी होता है गांव में, देखिएगा जाके। हमारे गांव में तो खैर अभी भी होता है, फिर भी जैसे कि हम हैं क्या, कि कोई भी आता है तो मम्मी भी हमारी ऐसी नहीं है कि ना हो, तब सब लोग हैं ज़मीन पे तो नहीं बैठते, कुर्सी अभी भी दे दी जाती है। हाँ, एक समाज होता है जैसे, नहीं तुम्हारा समाज तुम्हारा ही बहिष्कार कर देगा, ये तुमने उनको ज़्यादा सम्मान दे दिया, ऐसा होता है। आपने अभी अपने माँ बाप, मम्मी पापा सबसे पूछना, जैसे अभी है कि कहीं पे, जैसे गांव में हमारे चारपाई पे नहीं बैठ सकते तुम्हारे साथ है लोग, कुर्सी पे कुर्सी मिल जाएगी लेकिन चारपाई पे नहीं बैठ सकते, ये तुमने चारपाई पे बैठा दिया तो वही चर्चा पूरे गाँव में हो जाएगी कि यार उनके यहाँ तो वो SC का व्यक्ति आया था, उन्होंने अपनी चारपाई पे अपने साथ बिठा लिया, अब तो ये अपवित्र हो गए। पहले मैंने यहाँ तक देखा जैसे कि कोई SC का व्यक्ति आया, ये चीज़ बुरा मत मानना है, समाज की मैं सच्चाई वो बता रहा हूँ। कोई SC का व्यक्ति आया और जैसे कि आपके यहाँ लोटा है या गिलास है, उसके बाई चांस धोखे से उसका पैर लग गया, टच हो गया, या तो वो लोटा उसी को दे दिया जाएगा या फिर उस लोटे में आग डाली जाएगी, आग डाल के फिर उसको पवित्र किया जाएगा, गंगा जल छिड़का जाएगा। ऐसा सिस्टम अभी भी होता आया है, मैंने 2010-12 तक देखा है। 10-12 तक 10 साल का इंसान होता है, इनमें था, तो इतनी समझ हो जाती है उनकी। चलो ज़्यादा इस पे क्या चर्चा करें, आप समझदार हो। 1976 में अस्पष्टता अपराध अधिनियम 1955 को संशोधित कर नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 कर दिया गया। जैसे 1976 में इसका नाम क्या था? अस्पष्टता अधिनियम 1976। सन 1976 में जो अधिनियम कौन सा था? अस्पष्टता अपराध अधिनियम 1955। इसका नाम 1955 में ये रखा गया था, अस्पष्टता अपराध अधिनियम, जिसे 1976 में संशोधित करके क्या नाम रखा गया? नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। ठीक, अब आगे चलते हैं, क्या कह रहा है आर्टिकल आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। विदेश में उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति से अनुमति लेगा। अच्छा, जो आर्टिकल 18 है, 18 का 1, आर्टिकल 18 का 2, आर्टिकल 18 का 3, आर्टिकल 18 का 4, ये चारों आर्टिकल आप हमें क्या कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका 101% कमेंट पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आर्टिकल 18 में क्या कहता है? उपाधियों का अंत। आप कोई ये नहीं लगा सकते कि मैं जंगल का राजा, मैं फलाने सिंह नौहरगढ़ का राजा, या मैं भारत रत्न प्राप्त, भारत रत्न तो लगा सकते हो आप। इन जो उपाधियां आपको दी गई हैं, आप राजा नहीं लगा सकते, ये सब खत्म कर देंगे। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है। अनुच्छेद 19 में क्या 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 कहा गया है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। टोटल आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। कौन कौन सी? आर्टिकल 19 1A, 1B, 1 2 3 करके मत याद रखो, 1 याद रखो, 19A, 19B, 19C, 19D ऐसे करके याद रखो। ठीक है, ये 1 2 3 करके छोड़ दो। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब कुछ अपने अंदर विचार है उनको रखने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक और निरायुध। निरायुध का मतलब बिना हथियार के। निरायुध, आयुध क्या होता है? हथियार होता है, ऑर्डिनेंस। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार 19B में दिया गया। संघ एवं संगम एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार, मतलब आप अपना ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, चाहे आप किसी भी जाति का बनाओ, चाहे किसी भी धर्म का बनाओ। 19 का D कहता है भारत राज्य क्षेत्र में घूमने का अधिकार। आप भारत में कहीं भी घूम सकते हो। ठीक है, कन्याकुमारी से लेकर कहीं भी, तमिलनाडु, दुनियादारी, जहाँ भी मन हो तुम्हारा। भारत के राज्य क्षेत्र में बसने का अधिकार, आप भारत में कहीं भी बस सकते हो, कहीं भी प्लॉट खरीद सकते हो, मेन बात है। 19F हटा दिया गया, रिपील्ड हो गया। 19 का G कहता है कोई भी व्यवसाय, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 का 1 कहता है कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा। मतलब आपने अपराध आज किया है, अपराध आज किया है, तो आपको आज के अनुसार ही जो कानून, जिस कानून के अनुसार किया होगा, तो आप उसी के अनुसार आप पर धारा और जो सज़ा है वो मिलेगी। पूर्व पद में कोई कानून बना उसके अनुसार नहीं दिया जाएगा। दोहरा दंड, आपने एक बार कोई कांड किया है,
कोई भी गलती की उसके लिए आपको 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, आपको पुलिस मार तोड़ के ये नहीं कह सकती हाँ कहो कि हम ही ने कत्ल किया है, तो ये अपने विरुद्ध गवाही देने का संरक्षण है आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके अंदर लव मैरिज आती है, आप अपना वैवाहिक संबंध प्रेम, जिसे पहले क्या बोलते थे, गंधर्व विवाह जिसे बोलते थे, ठीक। तो आप इसी आर्टिकल 21 के तहत अपने मम्मी पापा से कह सकते हो हमको संविधान ने अधिकार दिया है, चप्पल लहराती हुई आए वो अपनी संभालना, लेकिन मैंने आपको अधिकार आपके बता दिए। ये सभी मौलिक अधिकारों में मौलिक है। आर्टिकल जो 21 है ये मौलिक अधिकारों में मौलिक है, मतलब जड़ का भी जड़ है, मतलब इससे मौलिक कुछ हो ही नहीं सकता है। भाई आपके मनपसंद की शादी हो जाए लव मैरिज, फिर इससे मन का क्या हो सकता है कुछ। इसीलिए आप समझिएगा आर्टिकल 21 मौलिक से भी मौलिक है। और इसमें क्या क्या दिया है आर्टिकल 21 में? आप लव मैरिज कर सकते हो, आपको निजता का अधिकार, अपनी कोई चीज़ बिना आपकी अनुमति से यदि कोई सोशल मीडिया पे आपका दोस्त फोटो अपलोड कर दे तो आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर दीजिए, मारा जाएगा। आपको विदेश यात्रा करने का अधिकार, आपको सोने का अधिकार है। आपने देखा होगा प्रेमानंद डेली निकलते थे 2:30 बजे, तो वहाँ पे वृंदावन में वहाँ पे सबने शिकायत कर दी, तो अब वो अपने सोने के अधिकार से थे। सुप्रीम कोर्ट उसको जैसे कोई भी डालता रिट, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे कोई भी होता वो तुरंत उसको मूल अधिकार के तहत उनको बैन करा देता। पर्यावरण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, मतलब पर्यावरण के संरक्षण आप कर सकते हो। आर्टिकल 21 क्या कहता है? बहुत तेज खांसी आती है, लेकिन क्या करें, आपको पढ़ाना तो है ही। अनुच्छेद 21 से 86वां संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है। इसमें क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। मतलब सरकार इसमें शिक्षा देगी। आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हो। त्वरित सुनवाई का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत है। त्वरित मतलब कि आप कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसा केस हो गया, जैसे आपने कोई PIL डाली जनहित याचिका, जिसपे सुनवाई होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ये तुरंत सुनने का अधिकार आपको अनुच्छेद 21 देता है। आर्टिकल 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, मतलब आपको पुलिस उठाने आई तो आप तुरंत उससे पूछिएगा हमें क्यों उठाने आए हो भाई साहब, तो वो बताएंगे। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार। यदि आपको कोई पुलिस वाला कोई पकड़ के ले गया है तो 24 घंटे के अंदर आपको उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का आपका अधिकार है। कौन देता है? संविधान देता। कहाँ देता? मौलिक अधिकार में देता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध। दुर्व्यापार, बेगार का मतलब होता है कि आपसे काम करा लिया किसी ने और आपको पैसा नहीं दिए। आपका दुर्व्यापार मतलब कि आपको पकड़ लिया और काट पीट के आपको बेच दिया। बलात् श्रम का मतलब ये होता है कि करोगे काम कि नहीं, तुम्हारे 2-4 थप्पड़ मारेंगे, तो आपको जबरदस्ती करवाना, ठीक है, तो ये बलात् श्रम हो गया। तो मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध, ठीक। ये थोड़ा दुर्व्यापार अलग अलग, दुर्व्यापार लिखा है लेकिन दुर्व्यापार होगा, बेगार तो सही लिखा, बलात् श्रम यहाँ पे श्रम है, यहाँ पे श्रम होता है, ठीक, और इसमें कोई गलती है नहीं। आर्टिकल 24 कहता है कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध, मतलब बच्चा नहीं लगा सकते आपका अपने काम के लिए। वह जगह जहाँ जान का खतरा हो, जैसा लगे कि यहाँ जान का खतरा है, तो वहाँ पे बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। कारखाना अधिनियम 1948। कारखाना अधिनियम कब बना था? 1948 में बना था। इसको याद रखना है, ऐसे ही मैंने लिख दिया था। मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम में जिन्हें पारंपरिक रूप से प्राकृतिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। मतलब आपसे पूछा जाए संविधान में मौलिक अधिकार का अन्य नाम क्या है, तो नेचुरल राइट है, मतलब प्राकृतिक अधिकार या नैसर्गिक अधिकार इन्हें बोला जा सकता है, ठीक है। केवल नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? नागरिकों को 15, 16, 19, 29, 30 प्राप्त हैं, और नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं 14, 20 और 21। मतलब आपके यहाँ कोई आ सकता है तो लव मैरिज कर सकता है भारत में आके कोई विदेशी, या आप भारत से जाके कहीं से भी शादी कर सकते हो। तो ये कौन सा आर्टिकल 21 आपको अधिकार देता है? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया, और मूल अधिकार से हटाकर कौन सा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार कौन से आर्टिकल में बना गया? आर्टिकल 300 का या ए, ठीक, यहाँ पे आपका कानूनी अधिकार बन गया। आगे देखिएगा अनुच्छेद 358 के तहत आर्टिकल 19 के अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। जैसे ही आपसे कहा जाए कि 358 के तहत आपके देश में वो लग गई है क्या बोलते हैं उसको, इमरजेंसी, आपातकाल, तो आपके आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा।
आगे क्या कहा गया, हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा एक सभ्य विश्व के साथ एक सम्य विश्व के साथ किया गया समझौता मूल अधिकार के लिए किसने कहा। ये मूल अधिकारों के, जैसे कि आपके कोई लड़का बहुत अच्छा होनहार है तो किसने कहा, आपके पिता ने कहा, उसी प्रकार मूल अधिकारों को लेकर बात कही गई थी। हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब सम्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। ये किसने कहा था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था। मौलिक अधिकार सिर्फ आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, बाकी किसी स्थिति में मौलिक अधिकार आपके निलंबित नहीं किए जाएंगे। मूल अधिकार सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। कौन आपके मूल अधिकार। विधि का नियम क्या है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। विधि का नियम क्या है, विधि का नियम यही है कि सभी के लिए, यूपीएससी में पूछा गया था 2021 में, विधि के नियम का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री के लिए सुप्रीम कोर्ट दूसरा होगा, राष्ट्रपति के लिए दूसरा होगा और आम जनता के लिए तीसरा होगा। ठीक। प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद शब्द को अनुच्छेद 14 व 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद शब्द को किन अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार द्वारा परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो आर्टिकल 14 और 16 के साथ मिलकर पढ़ने से। भारतीय संविधान धार्मिक और भाषा अल्पसंख्यक को मान्यता देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी टेक्स्ट बुक पर पूछा गया था और मैंने क्वेश्चन करा रखा था। भारतीय संविधान किसको मान्यता देता है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को मान्यता देता है। मूल अधिकार का संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार जो किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। ठीक है। बंधुआ उन्मूलन अधिनियम संसद में 1976 में पारित हुआ था। याद रखना, बंधुआ मजदूर कौन सा, बलाश्रम वाला सिस्टम वही है। आर्टिकल 31A, 31B और 31C की संवैधानिकता। बमन रात बनाम भारत संघ 1981 के मामले में चुनौती का विषय थी। किस मामले में 31A की संवैधानिकता, मतलब ये संवैधानिक है या नहीं है, तो किस मामले में बात कही गई थी, बमन रात बनाम भारत संघ 1981 में। समानता के अधिकार के अंतर्गत सरकार महिलाओं, बच्चों के लिए और जो आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों को समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। ये आपका संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है। बालक व किशोर श्रम निषेध व विनियमन अधिनियम 1986 में बना था। किसी बच्चे को शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक काम की अनुमति नहीं दी जाती है। ये किस में कही गई है, इसी अधिनियम में कही गई थी और यूपीएससी 2021 में पूछा गया था। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा 5 आस्था के स्तंभ माने जाते हैं। इस्लाम का जो पालन करते हैं उनमें वो कितने आस्था के स्तंभों को मानते हैं, वो 5 आस्था के स्तंभों को मानते हैं। ठीक है, कौन कौन से, ये क्वेश्चन पूछा गया था रेडियो ऑपरेटर यूपीएससी में, तो उन क्वेश्चन को आप समझिए। मैं एक आपको बता चुका हूँ। दूसरा क्या, सतत जिसे नमाज बोलते हैं, जक़ात जिसे दान बोलते हैं, जक़ात, सबम जिसे रोज़ा बोलते हैं, हज मतलब तीर्थ यात्रा, मतलब एक ऐसा कुछ मुस्लिम में होता है कि उन्हें एक बार अपनी ज़िंदगी में हज की यात्रा जरूर करनी चाहिए। पुलिस बलों के कर्मियों के लिए मौलिक अधिकार प्रतिबंधित करने वाले कानून को बनाने का अधिकार केवल भारतीय संसद के पास है। पुलिस बलों को, जैसे यूपी पुलिस हो गई, एमपी पुलिस हो गई, राजस्थान पुलिस हो गई, इन सब के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने के कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, केवल भारतीय संसद के पास है। जैसे पुलिस वाले हैं, ये कोई अपनी सभा नहीं बना सकते या कोई संगठन नहीं बना सकते, ये बल्कि और सब कोई बना सकता है। तो ये सब कानून नियम किसने बनाए, भारतीय संसद बना सकती है, राज्य संसद, राज्य की विधानसभा नहीं। प्रख्यात डोमेन का सिद्धांत क्या है, राष्ट्र की संप्रभु शक्ति जिसमें तहत किस निजी संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए लिया जा सकता है, अचल संपत्ति पर राज्य की अंतर्निहित शक्ति है। प्रख्यात डोमेन का सिद्धांत यह है कि सरकार को लगता है, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को लगता है कि जो आपकी प्राइवेट ज़मीन है, निजी संपत्ति है या कोई चीज़ है, उसको राज्य सरकार को यूज करने की सख्त ज़रूरत है। तो वो सरकार आपकी जो निजी संपत्ति है उन चीज़ों को यूज कर सकती है और आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। और यह है अचल संपत्ति पर राज्य की अंतर्निहित शक्ति है, इसे बोलते हैं प्रख्यात डोमेन का सिद्धांत। ठीक। मौलिक अधिकारों का दूसरा नाम प्राकृतिक अधिकार है, मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ तक आपको मौलिक अधिकार मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्या करूँ आगे, वीडियो ऐड करूँ या पार्ट 2 कर दूँ, चलो मैं कोशिश करता हूँ इसी में पढ़ाने की, बाकी आप देखते रहिएगा। चलो शुरू करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, देखो मैं सोचता हूँ एक ही वीडियो में आपका मूल अधिकार खत्म हो जाए, 50 वीडियो बनाने से क्या ही मतलब रह जाएगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 क्या कहता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब आप अपने दिल से किसी भी धर्म को मान सकते हो। अब ये दिल है हिंदुस्तानी, कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान पे।
आर्टिकल 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। मतलब आप अपनी टेंट टेंट व्यवस्था वगैरह, हाँ, आप भजन कीर्तन करवा सकते हो। धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 कहता है। आर्टिकल 27 कहता है किसी धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों के समुदाय से संरक्षण। आप किसी भी धर्म की वृद्धि के लिए आप कर एकत्रित कर सकते हो, ठीक, और कुछ नहीं है आर्टिकल 27 में। अनुच्छेद 28 कहता है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। मतलब आपको सरकारी स्कूल है, आपने गाँव में देखा होगा, प्राइमरी प्राथमिक, वहाँ पे आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ना हिंदू की ना मुस्लिम की। पंथ निरपेक्ष शब्द जो आपका दिया गया है, पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है? इससे तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई राष्ट्र धर्म नहीं होगा। यह किसी भी धर्म को विशेष को संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। ऐसा नहीं करेगा हिंदू धर्म के लिए हम अलग नियम बनाएं और मुस्लिम के लिए अलग बनाएं, ठीक। राज्य नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर किसी प्रकार का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय था। राज्य धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो धर्म है वो आपका 25 आर्टिकल कहता भी है कि आपका व्यक्तिगत मामला है, आपका सरकारी मामला नहीं है। भारत में पंथ निरपेक्षता के इस अर्थ को और अधिक विस्तृत करते हुए स्पष्ट किया गया कि राज्य धर्म का विरोधी नहीं है, बल्कि वह सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान करता है। समान रूप से सम्मान करता है। ऐसा नहीं कि अब आपसे कहेगा राज्य जो देश है वो किसी धर्म को मानते नहीं है तो इसका मतलब धर्मों का विरोधी नहीं। वो धर्मों का विरोधी नहीं, सभी धर्मों का वह समान इज्जत करता है, इसका मतलब ये हुआ। और ये सब धर्म पंथ निरपेक्षता के बारे में बताया गया था, तो वो मैंने आपको बता दिया है। ये सार्वभौम बाद 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय दिया। क्या कहा? पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा था। इसमें संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता और ना ही इसमें समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। ये बात 1994 के सार्वभौम वाद में कही थी। चूंकि पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अंग है, चूंकि पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अंग है, अतः इसका संरक्षण राज्य की जिम्मेदारी है। मतलब आप इसको मान के चलिएगा, पंथ निरपेक्षता को बहुत ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बल्कि इतना नहीं करना चाहिए था। पंथ निरपेक्षता को मात्र इतना मानिएगा, पंथ निरपेक्षता कुछ नहीं होती है। पंथ निरपेक्षता सिर्फ यही होती है कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, ठीक। अब इस पंथ निरपेक्षता को मारो गोली। अंतःकरण की स्वतंत्रता पे चलते हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है? लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा सदाचार के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का, किसी धर्म को मानने का, उसके अनुसार आचरण करने का, उसका प्रचार प्रसार करने का समान अधिकार प्राप्त है। धर्म अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप कुछ मत याद रखो, इतना मानो कि आपको अपने हृदय से किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, बस, ठीक। अनुच्छेद 25 में धर्मनिरपेक्षता का तत्व स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? वो आर्टिकल 25 में वर्णित है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएसआई 21 में या 17 में पूछा गया था। कोशिश करूंगा कि आपका एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म हो जाए। ये थ्योरी आप सोच रहे हो कि थ्योरी सिर्फ पढ़ने वाली है और थ्योरी में कुछ है नहीं समझाने वाला। समझाने वाली चीज़ होती है वो मैं समझा भी देता हूँ। यह उपबंध सभी, कौन सा? वही पंथ निरपेक्षता वाला। यह उपबंध सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का मतलब यही है कि आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हो। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, किसी धर्म के अनुसार आचरण करने तथा उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई आर्टिकल 25 के अनुसार। यह अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार प्रदान करता है। ये लक्ष्मीकांत की चीज़ें बहुत थोड़ी वैसी होती हैं, तो मैंने पूरा पूरा छाप दिया एकदम। कुछ चीज़ें में इतना नहीं था, उसमें और ज़्यादा था, मैंने शॉर्ट किया है। यह अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे किसी व्यक्ति द्वारा किसी धर्म को न मानने का अधिकार भी शामिल है। मतलब कि आर्टिकल 25 ये भी कहता है कोई व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है और नहीं भी मान सकता है, जरूरी नहीं कि वो धर्म ही माने। यदि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को नहीं मानता है तो अनुच्छेद ऐसा करने का अधिकार प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। अर्थात यह अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को आस्तिक होने के साथ साथ नास्तिक होने का भी अधिकार प्रदान करता है। आस्तिकता और नास्तिकता, ये शायद इससे सिम पूछा गया था। आस्तिकता और नास्तिकता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्राप्त है? आर्टिकल 25 में प्राप्त है, ठीक। इसको आप तुरंत आप हिट कर देना। इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए विभिन्न पूजा उपासना विधियों तथा धार्मिक जीवन शैली के अनुसार का अधिकार प्रदान करता है। मतलब आप अपना कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी इस आर्टिकल में नहीं। अब आगे चलते हैं। स्टेनिस्लास बाद 1977 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि धर्म परिवर्तन करने का अधिकार इसी अनुच्छेद के अंतर्गत है। आप हिंदू से मुस्लिम हो सकते हो, मुस्लिम से हिंदू हो सकते हो। किस निस्लास बाद 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने आपको अधिकार दिया था। लेकिन ऐसा धर्म परिवर्तन अंतःकरण के अनुसार होना चाहिए, किसी दबाव या लोभ में नहीं। ऐसा नहीं कि
किसी जैसे कि मुस्लिम लड़की या हिंदू लड़की से एक दूसरे संबंध हो गए फिर वो ज़बरदस्ती करे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस उपबंध में दी गई स्वतंत्रता निम्न 3 आधारों पर प्रतिबंधित होती हैं: लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार। ठीक है, लोक व्यवस्था मतलब आपकी शादी करने से लोक व्यवस्था बिगड़ रही हो तो फिर आपको शादी वादी कुछ नहीं करने दी जाएगी या आपको धर्म अपनाने नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 25 का 2 है, राज्य धार्मिक विषय में संबंधित किसी गैर धार्मिक मामले जैसे आर्थिक, राजनीतिक और लौकिक मामले में विधि बनाकर उन्हें विनियमित कर सकती है। ये 25 का 4, 25 का 2 कहता है। ठीक है, इसमें कुछ है समझने वाला? कुछ भी नहीं। सामाजिक कल्याण और समाज सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं की धार्मिक संस्थाएं हिंदुओं के सभी वर्गों में अनुभागों के लिए खुली रहेंगी। सामाजिक कल्याण समाज सुधार के लिए जो भी हिंदुओं की जो मंदिर मस्जिद कुछ भी संस्थाएं हैं वो हमेशा खुली रहेंगी। स्पष्टीकरण क्या है? सिखों द्वारा कृपाण धारण करना उनके धार्मिक आचरण का आवश्यक अंग है। अनुच्छेद 25 का 2 में वर्णित हिंदू शब्द के अंतर्गत जैन, बौद्ध व सिख भी शामिल हैं। हिंदू में कौन कौन आता है? जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं और सिख आते हैं। ठीक, ये हिंदुओं के अंतर्गत आते हैं। और नोट, अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब आप अकेले कोई भी धर्म अपना सकते हो, किसी भी धर्म का पालन कर सकते हो। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 क्या कहता है? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय तथा उनके प्रत्येक अनुभाग को धार्मिक उद्देश्य के लिए कोई संस्था स्थापित करने तथा उनका संचालन करने का अधिकार प्राप्त है। मतलब कि आप कोई संस्था खोल सकते हो कि फलाना सिंह ट्रस्ट या संस्था, तो आप धार्मिक मामलों के लिए प्रबंध कर सकते हो, पैसे डोनेट करवा सकते हो। तो वही सब बात इसमें कही गई है अनुच्छेद 26 में। अगला क्या कहता है? धार्मिक मामलों का प्रबंध करने में, धार्मिक मामलों के लिए प्रबंध करने के लिए जैसे आपने कह दिया कि कल राम यात्रा होगी, राम यात्रा, उसके लिए गाड़ियाँ 4 चाहिए और 5 ट्रक चाहिए, तो ये क्या है? आपके धार्मिक मामलों का प्रबंध मैनेजमेंट के लिए सिस्टम तैयार हो गया। चलिए अचल संपत्ति का अर्जन करने का स्वामित्व करने, मतलब कि आपको कोई मंदिर बनवाना है, कोई मंदिर बनवाना है और आपको ज़मीन वो अच्छी लग गई तो उस ज़मीन को आप अर्जन कर सकते हो। ये अधिकार भी देता है आपका अनुच्छेद 26। ऐसी संपत्ति का विधि के अधीन प्रशासन करने का अधिकार होगा, मतलब आप उस जमीन पर आप प्रशासन कर सकते हो, उसका सरकार से कोई कनेक्शन नहीं होगा। जहां अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान किया गया है, वही अनुच्छेद 26 में धार्मिक समूहों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान किया गया। मतलब आपके आर्टिकल 25 में आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, और आर्टिकल 26 में आपको सामूहिक स्वतंत्रता दी गई, कोई समूह या कोई ग्रुप है, ठीक, इतना ही अंतर है। अर्थात अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है और बल्कि 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल 26 के तहत प्रदत्त की गई इस धार्मिक स्वतंत्रता को निम्न 3 आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। कौन सी? लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, या जैसे कि आपके धर्म अपनाने से कि हाँ एकदम पूरा अफरा तफरी मच जाती है, बहुत लड़ाई दंगा हो जाता है, तो उसमें स्वास्थ्य वगैरह ये सब चीज़ें होती। बहुत डीप करा दिया, इतना क्वेश्चन पूछेगा नहीं, उतना याद रखो आर्टिकल से खाली। आर्टिकल 27 क्या कहता है? किसी धर्म की अवृद्धि हेतु करों के समुदाय से संरक्षण, मतलब राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जिससे किसी धर्म विशेष की अवृद्धि अथवा पोषण हो। मतलब कि ऐसा नहीं कह सकता कि मैं हिंदू कर लगा रहा हूँ जो हिंदुओं को सिर्फ दिया जाए, तो ऐसा कर राज्य सरकार नहीं लगा सकती। इतना याद रखो और कुछ भी नहीं, सीधे सीधे आर्टिकल याद रखो। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध, आपको धार्मिक शिक्षा का निषेध केवल आर्टिकल 28 ऐसे ही याद रखो और इसमें याद करने वाली कोई चीज़ है नहीं, ठीक, जो चीज़ याद करने वाली वही याद करो। 28(2) में प्रावधान ऐसी संस्थाओं पर लागू नहीं होगा, ठीक है, खाली अब आर्टिकल्स याद रखो और कुछ भी नहीं। अनुच्छेद में 3 प्रकार की शिक्षण संस्थाओं का उल्लेख है, ये जरूर याद कर लो। राज्य निधि से पोषित संस्थान, धार्मिक शिक्षा पूर्णतः निषेधित होगी, मतलब जो ऐसा कोई शिक्षण संस्थान जिससे राज्य सरकार पैसा देती है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। राज्य द्वारा शासित लेकिन न्यास के अधीन धार्मिक संस्थान, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, मतलब कि राज्य के द्वारा शासित होगा। राज्य के द्वारा शासित का मतलब यह है कि राज्य सरकार उसमें शासन प्रशासन करती है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, अपने कर्मचारी भेजती है, ठीक है, तो उसके लेकिन न्यास के अधीन संस्थाएं, और लेकिन वो संस्था है वो उसके पैसा ऐसा की व्यवस्था कौन करती है? कोई न्यास, मतलब कोई ग्रुप, कोई समूह करता है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के बिना धार्मिक शिक्षा नहीं, सहमति लेनी पड़ेगी, ठीक, सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बस यही 3 संस्थान इसके बारे में बताया गया था। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 2930 में दिया गया। भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार किसमें दिया गया?
आर्टिकल 29 में दिया गया। अपनी भाषा को बचा सकते हैं। लिप मतलब कि जैसे कि लिखा जाता है भारत, ये जो लिखने का तरीका इसे ही बोलते हैं लिपि। ठीक है, लिपि। और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। अपनी संस्कृति, रहन सहन, हमें कुर्ता पैजामा पहनना है। जैसे मुस्लिम है, उन्हें उन्हें लगता है हमें टोपी पहनना जरूरी है, तो वो अपनी टोपी पहनेंगे। आर्टिकल 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। कोई अल्पसंख्यक वर्ग है तो वो अपनी शिक्षण संस्था स्थापित कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने आर्टिकल 29 के अनुसार। देखो आर्टिकल 29 में कुछ मत करो, अल्पसंख्यक हम बता चुके हैं। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक प्रयोग नहीं किया गया, यथाशक्ति अधिकार समस्त नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, बस आर्टिकल याद रखो और कुछ भी नहीं। आर्टिकल 30 क्या कहता है? 29 और 30 मैंने बता दी है, आपको याद करने वाली चीज़ें, वो सिर्फ आर्टिकल याद कर रखो, इतना डीप नहीं पूछा जाएगा। बाकी मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, तो मैंने एक्सप्लेन करके ही लिखा है। आप पढ़ना चाहोगे तो उस चीज़ को आप याद कर लोगे। बाकी इसमें कुछ है भी नहीं। ठीक, खाली अनुच्छेद 29 और 30 के खाली अनुच्छेद आपको याद करने की ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं है। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 ये अधिकार स्वयं में भी एक मूल अधिकार है, साथ ही एक अन्य मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी करता है, अतः यह महत्वपूर्ण अधिकार हो जाता है। भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों के संरक्षण का अधिकार प्रत्याभूत करता है। कौन सा? आर्टिकल 32 करता है। मूल अधिकारों का प्रवर्तन कराने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय, प्रवर्तन का मतलब लागू कराने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है। बिल्कुल प्रदान करता है। किस आर्टिकल के तहत? 32 आर्टिकल के तहत। अर्थात किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस व्यक्ति का यह अधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय से इस संबंध में संरक्षण प्राप्त कर सकता है। अब इसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन क्या करूँ, समझदार आप लोग समझ ही गए होंगे, इसमें कुछ इतना बड़ा है नहीं। आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की आपको रिट दायर करने का अधिकार दिया गया है, तो वो हम आपको पांचों रिट के बारे में यहाँ पे बता देते हैं। पहली रिट है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबीज कॉर्पस। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर प्राप्त करना, सशरीर प्राप्त होना। ठीक, हैबीज कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई महत्वपूर्ण रिट है, जो आदेश के रूप में जारी की जा सकती है। आदेश के रूप में मतलब कि हाँ, ये फलाने थाने के अधिकारी इस व्यक्ति को सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, तो ये आदेश हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। इस रिट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश देता तथा उसके बंदी बनाए गए कारणों की जाँच करता है। कौन? न्यायालय। गिरफ्तारी के कारण अपर्याप्त पाए जाने पर या अवैध होने पर उसे रिहा कर दिया जाता है। यह रिट राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है तथा निजी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। निजी मतलब आप कोई व्यक्ति, आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, अपने घर में बंद किए हो, तो न्यायालय आपको आदेश देगा, दो तो दो, नहीं तो सीधा आपके ऊपर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा ये वीडियो था। मूल अधिकार को छोटा वीडियो तो नहीं हो सकता, आप भी जानते हो इतनी बड़ी चीज़ें हैं, सब कुछ एक ही वीडियो में समेटना मुश्किल हो जाता है। परमादेश जिसे बोलते हैं मैंडेमस, ये हम आदेश देते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह रिट भी आदेश के रूप में जारी की जाती है। इस रिट के माध्यम से किसी लोक प्राधिकारी अर्थात पदाधिकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का अधिकार आदेश दिया जाता है, जिन कर्तव्यों का निर्वहन न करने से संबंधित कोई मामला आया हो। जैसे जैसे कि आप ग्राम पंचायत अधिकारी को मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार है, वो नहीं बना रहा है तो वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइएगा। यह रिट प्राइवेट व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती है। यह रिट राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध भी नहीं जारी की जा सकती। कौन सी? आपको मैंडेमस। प्रतिषेध जिसे प्रोहिबिशन बोलते हैं, इस रिट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय किसी निम्न न्यायालय से चल रहे किसी मामले को रोक देने का आदेश देता है। प्रतिषेध का मतलब रोक देना, तथा आवश्यक होने पर इस मामले को अपने पास भी मंगा सकता है। जैसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगा कि नहीं, इसके जैसे सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हाई कोर्ट इस मामले में गड़बड़ कर रही है, तो वो अपने पास मंगा सकती है। लेकिन रेट तभी जारी की जा सकती है जब वह मामला निचली अदालत में प्रक्रियाधीन हो। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए। अधिकार परीक्षा जिसे क्यूब रंटो बोलते हैं, क्यूब रंटो बोलते हैं, क्यूब रंटो किस अधिकार से, मतलब इसमें पूछा जाता है। अधिकार परीक्षा जिसे बोलते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी पद पर कार्य कर रहा है जिस पद पर आप करने के लिए अधिकृत नहीं है, उस व्यक्ति के विरुद्ध रिट जारी करके उससे दस्तावेज पेश करने का अधिकार दिया जा सकता है न्यायालय के समक्ष, जिसके आधार पर वह उस पद का उपभोग कर रहा है। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इसमें आपकी मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन है, पता चला आप फर्जी ग्रेजुएशन, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था, आपने फॉर्म फिल कर दिया और आप एसआई बन गए, तो कोई भी व्यक्ति, हमें पता चला तो हम तुरंत सुप्रीम कोर्ट में
अधिकार परीक्षा के वारंटों जो रिट है वो दायर कर देंगे। ये व्यक्ति, इसके पास शैक्षिक योग्यता ही नहीं थी, ये एसआई कैसे बन गया? तो सुप्रीम कोर्ट आपको आदेश देगी कि हमें अपने कागज कोर्ट के सामने प्रस्तुत करो, उनकी जांच की जाएगी। बस यही अधिकार परीक्षा हो गया। अगला क्वेश्चन, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण जिसे सर्चोरारी बोलते हैं, उत्प्रेषण, इसमें क्या कहता है? यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारिता के बाहर जाकर कार्य किया है, जिससे प्राकृतिक कार्य न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय इस रिट के माध्यम से उस मामले को अपने पास मंगा लेता है। लेकिन यह रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तभी जारी की जाती है जब निचली अदालत इस मामले में निर्णय दे चुकी हो। मतलब कि आपका जो केस है वो उत्तर प्रदेश का है, और वो उस केस का रिजल्ट आप किसने दे दिया? उत्तराखंड ने दे दिया कि नहीं, हम इसका केस सुनवाई करते, इसके बारे में हम सब कुछ जवाब तलब देंगे। तो उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा कि नहीं, ये चीज़ हमारे पास लाई, ऐसा आपने बिना हमारी अनुमति के कैसे कर दिया। आर्टिकल 32 का थर्ड कहता है, संसद विधि द्वारा 32(2) में दी गई शक्ति को किसी अन्य न्यायालय को प्रदत्त कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। जैसे उत्तराखंड के वो न्यायालय कोई केस चला तो सुप्रीम कोर्ट का अगर नहीं, ये अब हिमाचल प्रदेश में चलेगा तो उसको चलाना पड़ेगा। अर्थात संसद विधि बनाकर रिट जारी करने की शक्ति अन्य न्यायालय को भी प्रदान कर सकती है। कौन कर सकता है? संसद, इतना याद रखना। यहाँ अन्य न्यायालय के अंतर्गत उच्च न्यायालय शामिल नहीं, क्योंकि उच्च न्यायालय को ऐसी रिट जारी करने की शक्ति पहले ही अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान की गई है। आर्टिकल 32(4), केवल आर्टिकल 32 ऐसे याद रखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और कुछ इसमें विशेष है नहीं। आगे क्या कहा गया है? पूरे संविधान में अनुच्छेद 32 को निलंबन करने के लिए केवल एक ही प्रावधान अनुच्छेद 359 में किया गया है। किस अनुच्छेद में 32 को निलंबित करने का प्रावधान किया गया? 359 में। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की स्थिति में राष्ट्रपति अपने आदेश के माध्यम से भाग, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे एक लिख गया, यहाँ पे 3 है, भाग 3 में दिए गए किसी भी मूल अधिकार 20/21 को छोड़कर निलंबित कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 352 के तहत यदि राष्ट्रपति इस उपबंध के तहत अनुच्छेद 32 को निलंबित करता है तो वह निलंबित हो जाएगा। इस परिस्थिति के अतिरिक्त किसी अन्य स्थिति में अनुच्छेद 32 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। सिर्फ कब किया जा सकता है? जब आपकी इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लगी हुई हो। कोहिलोबाद 2007 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान के मूल ढांचे का अंग घोषित किया गया था। ठीक, अर्थात अनुच्छेद 32 में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। कब किया गया था? कोहिलोबाद 2007 के अनुसार। ठीक, अनुच्छेद 33 क्या कहता है? संसद विधि द्वारा सैन्य बलों, अर्धसैन्य बलों, लोक व्यवस्था को स्थापित करने वाले पुलिस बलों, आसूचना तथा दूरसंचार आदि के क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित या सीमित कर सकती है। सैनिक मतलब CAPF वाली जो SSC GD वाली वैकेंसी होती है, उसमें विधि कौन? संसद द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संसद ने इस अनुच्छेद के तहत निम्न अधिनियम पारित कर मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया था। कौन कौन सा? सेना अधिनियम 1950, मतलब सेना का अधिकारी अपने अनुसार मूल अधिकार उसके खत्म है, उसके लिए कौन सा लॉ लगता है? मार्शल लॉ। वायुसेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1950 में। ये सब अधिनियम कब बने थे? 1950 में। पुलिस बल अधिनियम 1966, AUPSI में पूछा गया था, पुलिस बल अधिनियम कब बना था? 1966 में बना था। सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 में बना था। ठीक, आपको मैंने एक ही वीडियो में सारी चीज़ें खत्म करने की कोशिश की हैं, और ख़त्म भी मुझे लगता हो गई हैं। आर्टिकल 34 क्या कहता है? संसद विधि द्वारा ऐसे क्षेत्र के लोगों के मूल अधिकार प्रतिबंधित या सीमित कर सकेगी जहाँ सैन्य विधि मार्शल लॉ लागू है। बिल्कुल, जहाँ पे सैन्य शासन लागू है वहाँ पे आपके मूल अधिकारों को सीमित कर सकती कौन? संसद। जैसे अपस्पा मतलब जो आपका अरुणाचल प्रदेश उधर जो लगता है रूल। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? संसद भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के संबंध में विधि बना सकती है। कौन मूल अधिकारों के संबंध में विधि मतलब कानून बना सकता है? वो आपकी संसद बना सकती है, आर्टिकल 35 कहता है। और जो आर्टिकल 36 है वो आपका DPSP में आ जाता है। DPSP आपके अगली वीडियो में ख़त्म करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया और मुझे लगता है 48 मिनट में मैंने इस वीडियो को ख़त्म कर दिया, और आप लगातार बोले, जो चीज़ समझाने वाली थी, बताने वाली थी, जो चीज़ पढ़ाने वाली थी, वो मैंने इस चीज़ को बता दिया है। ठीक है, 1 मिनट। गले में दर्द होने लगा चिल्लाते चिल्लाते लगातार। मैं वीडियो को, पता है मुझे, एक तो एडिटिंग नहीं आती, दूसरा हम एडिटिंग सीखते नहीं है। उसका रीज़न पता है? पहले वीडियो रिकॉर्ड करो, फिर वीडियो रिकॉर्ड करके उसमें एडिट करो, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होगा, और हमारे पास टाइम की ही कमी है। उस टाइम को बचाने के लिए
मैंने मूल अधिकार का वीडियो एक जो कंटेंट था एक ही वीडियो अपलोड कर बना दिया, नहीं तो हम दूसरा वीडियो बनाते, फिर एड करते, मर्ज करते, मेरा दिमाग एकदम खत्म हो जाता। जो जिस एनर्जी के साथ आपको मैं मूल अधिकार यहाँ पे पढ़ा सकता था, उस एनर्जी से मूल अधिकार हम आपको नहीं पढ़ा पाते। देखो क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में इसलिए मैंने इतना डीप पढ़ाया है मूल अधिकार कि 1 से 2 क्वेश्चन भी डीप पहुंच गए। अब आप सोच रहे हो कि इनको याद कैसे करेंगे, याद मत करो 2 से देखो 50% से 60% तो आपको पहले से ही याद होगा। याद करना जो एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ देंगे उनको याद कर लो। ठीक है, ये तुम दूसरी बार पढ़ रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ऐड ऑन कर पा रहे हो, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ? तो फिर वही चीज़ बार बार पढ़ो जो आप पढ़ते आ रहे हो। तो कुछ जो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं उनको ऐड कर लीजिएगा। और इससे बाहर क्वेश्चन मुझे नहीं लगता अब कहाँ से पूछेगा आखिर आयोग। पूछेगा तो फिर उसे कोई नहीं करके आएगा, जो कोई नहीं करके आएगा उसमें कंपटीशन नहीं होता है। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट से करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाय बाय।